नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन। स्वागत साथियों। मैं ईडी शर्मा, पॉलिटिकल साइंस टीचर, आपको आरएस के बारे में, पीएसआई जैसी के बारे में, भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में जानकारी प्रदान करेंगे। मित्रों, ये भारतीय राज्य व्यवस्था जो बेसिकली एक विषय है, इस विषय को लेकर हम बहुत तनाव में रहते हैं कि कैसे पढ़ाई करें क्या ना करें। लेकिन हमें तनाव ग्रसित ना रहकर बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इसको पढ़ना चाहिए। अब कहते हैं पहले आरएस में प्री का पेपर होगा, फिर मेंस का पेपर होगा, पीएसआई में तो खैर ऑब्जेक्टिव ही आता है, ज़्यादा परेशानी नहीं है। मैं आरएस वाले बच्चों को कम से कम ये कहना चाहता हूँ कि आप प्री और मेंस दोनों की साथ साथ तैयारी करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप साथ साथ 15, 50 और 100 शब्दों के क्वेश्चन भी हाथ की हाथ लिखते रहें, क्योंकि सोचेंगे प्री पास हो जाएंगे तब हम तैयारी करेंगे मेंस की, तो उसके लिए इतना टाइम मिलता नहीं है। प्री के बाद तुरंत मेंस हो जाता है। तो आप अपनी तैयारी इस तरीके से करेंगे कि प्री और मेंस दोनों साथ लेकर चलेंगे और उसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दिमाग में सोच सोच कर आपको करने हैं। तो मैं भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला जो टॉपिक है, बहुत ही सरल टॉपिक है, भारतीय संविधान एक परिचय, आज इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान एक परिचय। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संविधान क्या है, तो संविधान कहते हैं नियमों का समूह होता है जिसके माध्यम से सरकार जनता पर शासन करती है। संविधान क्या है? नियमों का समूह है जिसके माध्यम से सरकार जनता पर शासन करती है। सरकार आप जानते हैं, हमारे यहाँ भी केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, स्थानीय सरकार है। ऐसे सरकार के बहुत सारे रूप हैं और जनता पर शासन करती है। जनता का मतलब है नागरिक से। मित्रों, अब ये नियम जो हैं ये लिखित और अलिखित दोनों हो सकते हैं। अगर वर्ल्ड में देखें तो न्यूजीलैंड को देखें बेसिकली, या इजराइल को देखें, या यूके के संविधान को देखें, तो वहाँ अलिखित संविधान है, परंपराओं पर आधारित संविधान है। न्यूजीलैंड में, यूके, न्यूजीलैंड, इजराइल, तो ये आपको ध्यान रखना है कि न्यूजीलैंड में, यूके में और बेसिकली इजराइल में जो संविधान है वो परंपराओं पर आधारित है, वहाँ सने सने विकसित किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कहीं भी तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि इन देशों में तो अलिखित संविधान है, परंपराओं पर आधारित है, जबकि भारत जैसे जो विशाल देश हैं, भारत है, अमेरिका है, ऐसे बड़े देशों में जहाँ संविधान है वहाँ लिखित संविधान है। भारतीय संविधान भी एक लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। तो ये आपको बेसिक तो जानकारी होनी चाहिए कि भाई संविधान जो है नियमों का समूह होता है। ये नियम जो हैं लिखित अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और हम चूंकि भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो भारतीय संविधान की श्रेणी लिखित संविधान की है, तो आपको पता होना चाहिए। यानी कि भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है और जिसे संविधान सभा में अपना निर्मित किया गया है। तो ये छोटी छोटी बातें तो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब मित्रों, हम भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, विशेषताएं क्या हैं, वो भी मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा शांति से ही पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आएगा। ज़्यादा आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि आपको समझ ही ना आए कि संविधान की प्रकृति, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। प्रकृति कहें, विशेषताएं कहें, तो डरना नहीं है। ये प्री में भी पूछा जाए कौन सी प्रकृति है या विशेषताएं नहीं है, या मेंस में भी सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रकृति बताइए, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इसी वे में इसको ध्यान से सुनने की कोशिश करना, देखने की कोशिश करना, तो आपको इसमें परेशानी अनुभव नहीं होगी। प्रकृति में क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या हैं, ये देखते हैं। विशेषताएं बहुत सारी हैं, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आपको बताता हूँ। पहली विशेषता तो हमारे संविधान की प्रकृति है ये कि निर्मित संविधान है। निर्मित संविधान है, संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। इसका कोई परंपराओं द्वारा विकास नहीं हुआ है, सने सने ब्रिटेन की तरह नहीं है, अमेरिका की तरह लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। उसके बाद लिखित तो है, लिखित संविधान ये भी विशेषता है। जानते भी हैं आप
कि भारतीय संविधान में बेसिकली 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। अब कई लोग कहते हैं नहीं अनुच्छेद तो बहुत सारे हैं, नहीं 395 ही हैं, 396 कोई अनुच्छेद नहीं है। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। फिर इसके क्या है, प्रभाव किस किस का देखा गया, आंतरिक प्रभाव क्या है, बाह्य प्रभाव क्या है, ये भी हमें देखना है कि भारतीय संविधान पर आंतरिक प्रभाव क्या पड़े हैं और बाह्य प्रभाव क्या है, क्या क्या बाह्य प्रभाव देखे गए हैं। तो उस पर भी हमें विशाल से चर्चा करनी है। अभी तो मैं आपको हल्का सा बता रहा हूँ, फिर हम प्रत्येक टॉपिक पर थोड़ा गहन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब आंतरिक प्रभाव में जैसे 1935 के अधिनियम का क्या प्रभाव पड़ा, नेहरू रिपोर्ट का क्या प्रभाव पड़ा, उस पर चर्चा। बाह्य प्रभाव में आयरलैंड के संविधान का, अमेरिकी संविधान का, ब्रिटेन के संविधान का क्या क्या प्रभाव देखा गया वो। फिर ये मध्यम प्रकृति का है, यानी कि इसमें संविधान संशोधन की जो प्रकृति है वो कठोर है या लचीली है, एक ये भी इसकी विशेषता है। तो अब हमें देखना यह है कि भारतीय संविधान कठोर है या लचीला है। वास्तव में भारतीय संविधान मध्यम प्रकृति का है, ना कठोर है ना लचीला है, मध्यम प्रकृति। और वास्तव में हमारी संस्कृति भी मध्यम प्रकृति की है, क्योंकि हमारे यहाँ अष्टांगिक मार्ग चलता है, मध्यम मार्ग ही चलता है, यानी कि हम कठोर और मध्यम दोनों का मिश्रण है। हमारे संविधान के बहुत सारे भाग तो सामान्य बहुमत से परिवर्तित हो जाते हैं, उसमें लचीलेपन के लक्षण मिलते हैं, लेकिन कुछ भाग में इस विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, इसलिए वहाँ कठोरता का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से देखते हैं तो मध्यम प्रकृति का है। इसके अलावा और क्या विशेषताएं, पन-निरपेक्षता, हमारा संविधान पन-निरपेक्ष है, गणतांत्रिक संविधान है, गणतांत्रिक है, लोकतांत्रिक संविधान है, सामाजिक न्याय पर आधारित है। तो ये सारी विशेषताएं हमें ध्यान रखनी है एक एक करके। मैं सबसे पहले आपको पहली विशेषता निर्मित संविधान के बारे में बताता हूं। अब सबसे पहले लेते हैं निर्मित संविधान। भाई निर्मित संविधान के अंदर हमें क्या याद करना है, क्या देखना है। भारतीय संविधान एक निर्मित संविधान है, संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण हुआ था। तो ये संविधान सभा कब गठित की गई थी वो भी हमें पूरा ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, जैसे भी जानते हैं आप कि संविधान सभा के गठन की बात बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकार कर ली थी, लेकिन वास्तव में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। 1946 में इसकी शुरुआत हो गई थी और इसी संविधान सभा द्वारा हमारे संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। ये तथ्य ध्यान रखना है आपको कि भाई 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तब संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, जो बिहार के थे। बोलते भी हैं बिहार की बिहारी भाषा में, बिहार के लोग भी बोलते हैं कि कारे घोड़े पर सच्चिदानंद सिन्हा दौड़ते दौड़ते नई दिल्ली आए थे। लय को रे बोलते हैं बिहारी भाषा में। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के बनाए गए। फिर 11 दिसंबर को आपको मालूम है 1946 को इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। राजेंद्र प्रसाद बेसिकली ये भी बिहार के थे, हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे, स्थायी अध्यक्ष बने थे। तो बेसिकली इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया था संचालन समिति के रूप में भी, और राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ही फिर संविधान का गठन हुआ, हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। मित्रों, आप आगे जानते हैं कि 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देशी का प्रस्ताव रखा था संविधान सभा में, जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं। तो बेसिकली 22 जनवरी 1947 को ये उद्देशी का पारित भी हुई थी। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। मित्रों, इसके बाद बहुत सारी समितियों का गठन भी हुआ था। इन समितियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये समितियां भी बहुत थी संविधान सभा में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समितियां दो थी, संवैधानिक सलाहकार समिति और प्रारूप समिति। इन दो का रोल निर्माण में अधिक था। एक संवैधानिक सलाहकार समिति, दूसरा प्रारूप समिति। संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष तो बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव।
ये ध्यान रखना है कि आपको इसके अध्यक्ष BN राव थे। ये बेसिकली बहुत सारे विदेशों की यात्राएं करती थी और हमारे यहाँ कौन कौन से प्रावधान हमें इकट्ठे करने हैं, कौन कौन से नहीं, कौन कौन से प्रावधान लाने हैं संविधान निर्माण के लिए, वो सारी सिफारिशें इस प्रारूप समिति से करती थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बेसिकली ये संवैधानिक सलाहकार समिति विभिन्न प्रकार के प्रावधानों को प्रारूप समिति के समय रखती। प्रारूप समिति उसमें काट छाट के भारतीय प्रस्तुति को रूप तैयार करती, फिर उसे संविधान सभा के समक्ष रखा जाता था। और हमारे जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें कहीं भी मतदान नहीं हुआ, सर्वसम्मति समायोजन और संशोधन की प्रक्रिया के द्वारा पारित किया गया, कहीं भी वोटिंग नहीं हुई। तो हमारे देश का संविधान अद्भुत संविधान है क्योंकि वो सर्वसम्मति से बना, समायोजन और संशोधन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित हुआ। अब मित्रों कई बार ये भी पूछते हैं कि संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी थी, तो शुरुआत में 389 सदस्य थे। जब 9 दिसंबर 1946 को 389 सदस्य थे, तो 389 सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ये तत्काल में ही विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था। इसमें फार्मूला था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक उम्मीदवार संविधान सभा में भेजा जाएगा, यानी कि एक उम्मीदवार 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता था। लेकिन जैसे पाकिस्तान बना, भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद अंतिम समय में देखते तो हम 284 सदस्यों ने संविधान पर, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों ये भी आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद आपको अगली चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, तो वो आपको सारा पता रहना चाहिए। मित्रों अगली चीज़ ध्यान में रखते हैं कि भाई बेसिकली इसमें कितना समय लगा, कहते हैं 2 वर्ष 11 माह 17.5 दिन इसमें निर्माण करने में लगे थे और 6.4 करोड़ रुपए इसमें टोटल खर्च हुए थे। तो ये सारी बातें आपको निर्मित संविधान में मोटी मोटी बातें ध्यान रखनी होगी। आगे हम संविधान सभा में फिर इसकी और डिटेलिंग करेंगे, लेकिन आप इतनी तो बेसिक फैक्ट तो आपको पता ही रहने चाहिए कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष बने। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य का प्रस्ताव संविधान में रखा, जो 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ। फिर इसमें बहुत सारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समितियां 2 थी, जो संवैधानिक सलाहकार समिति जिसके अध्यक्ष BN राव थे, प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसका काम था विभिन्न प्रकार के प्रारूप ला के सलाह देने का काम। प्रारूप समिति का कहा था उसको बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक ढंग से प्रारूप बनाकर उसको संविधान सभा के समक्ष रखने का कार्य। इसके अलावा संघ समिति, प्रांतीय समिति, संचालन समिति, मौलिक अधिकार समिति, बहुत सारी अन्य समितियां भी थी। इन समितियों की भी निर्माण में, संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो हमारा संविधान जो भारतीय संविधान है वो एक निर्मित संविधान है, संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये बात आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो हम देखते हैं विशेषता में, प्रकृति में, तो वो भी आपको पता रहना चाहिए कि हमारा संविधान जो है कि एक लिखित संविधान भी है। दूसरी विशेषता देखते हैं कि लिखित संविधान भी है। दूसरी विशेषता देखते हैं कि लिखित संविधान भी है। अब ये मित्रों जानते हैं कि हमारे संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। अब मैं यहाँ पर आपका कुछ कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो गाइडों में आपको पढ़कर बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, तो मैं उनको दूर करने की कोशिश करता हूँ। 22 ही भाग लिखने हैं। कोई कुछ गाइड्स में लिखा रहता है 25 भाग हैं, उसमें बेसिकली सब भाग को मान लिया जाता है। जैसे 4th A में मौलिक कर्तव्य वाला है तो वो तो सब भाग है, सब पार्ट है, लेकिन मूल पार्ट नहीं है। मूल पार्ट 22 ही है, 22nd पार्ट ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 395 ही है, 396 अनुच्छेद कोई नहीं है। इसके लिए आपको बेयर एक्ट पढ़ना चाहिए। संविधान का जो मौलिक बेयर एक्ट है, भारत सरकार द्वारा निर्मित है, वही पढ़ें, गाइड ना पढ़ें, तो आपको नॉलेज सही मिलेगी। अन्यथा आप कंफ्यूज होते रहेंगे उल्टा सीधा पढ़कर। तो ये ध्यान रखना है, 22 ही भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं। किसी गाइड में या किसी बुक्स में लिखा है कि 500 अनुच्छेद हो गए, 600 हो गए, नहीं।
अनुच्छेद पूछे तो कोई कितने हैं, 395 हैं। 12 अनुसूचियां, मौलिक संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा संविधान लिखित है और सबसे दुनिया का बड़ा संविधान है और सबसे अच्छा संविधान है, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि बाकी देशों के संविधान परिवर्तित होते रहे हैं, वहाँ तख्ता पलट होता रहा है, लेकिन भारत में जब से 26 जनवरी 1950 से लेकर ना तो आज तक तख्ता पलट हुआ है, ना ही कहीं संविधान परिवर्तित हुआ है। तो दुनिया का अद्भुत संविधान भारतीय संविधान है और हमारे यहाँ एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में कार्य किया जा रहा है। तो मित्रों, दूसरी बात आपको क्लियर होगी कि हमारा संविधान एक लिखित संविधान है जिसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। अगली विशेषता मित्रों फिर देखते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि अगली विशेषता में अगली विशेषता देखते हैं, प्रभाव क्या क्या पड़ा भारतीय संविधान पर। प्रभाव भारतीय संविधान पर प्रभाव हम दो रूपों में दे सकते हैं, आंतरिक प्रभाव के रूप में और बाह्य प्रभाव के रूप में। पहले आंतरिक प्रभाव में देखते हैं। आंतरिक प्रभाव में नेहरू रिपोर्ट एक सामने आती है जो 1928 में आई थी, नेहरू रिपोर्ट। तो कहते हैं मौलिक अधिकार वाला प्रावधान जो है बेसिकली नेहरू रिपोर्ट 1928 से प्रभावित है, तो इसका प्रभाव भी भारतीय संविधान पर देखा जा सकता है। दूसरा है 1935 का अधिनियम। 1935 के अधिनियम से हमारे यहाँ अनेक प्रावधान लिए गए थे। 1935 के अधिनियम एक ऐसा अधिनियम है कि जो बेसिकली स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भारत में लागू रहा, सबसे लंबे समय तक लागू रहा, तो इसका प्रभाव नेचुरल पड़ना था। इसके अधिकांश जो प्रभाव थे, प्रावधान थे, उनको हमने अपनाया भी था। तो 1935 के अधिनियम में संघात्मक शासन के लक्षण, अन्य कई लक्षण 1935 के अधिनियम से ही लिए गए थे। तो आंतरिक प्रभाव में तो इनका प्रभाव पड़ा। अब बाह्य प्रभाव में देखते हैं तो बहुत सारे देशों का प्रभाव पड़ा था। हमने कोई बेसिकली लिया नहीं था या पूर्णतः उधार नहीं लिया था, तो प्रभावित हुए थे, उसको फिर अपनी परिस्थितियों के अनुरूप हमने बदला भी था। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली कि क्या क्या इसमें जो है बाह्य प्रभाव में क्या क्या है। पहले बेसिकली देखते हैं कि यूके का प्रभाव। यूके से क्या लिया? यूके से हमारा संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय प्रक्रिया, संसद के विशेषाधिकार, ये सारा यूके का प्रभाव है। संसद से संबंधित जितने भी सारे प्रावधान हैं वो बेसिकली चाहे विधानसभा के हों चाहे संसद के हों, उसमें ज़्यादातर यूके का प्रभाव भी पड़ा है। तो यूके से हमने ये सारी चीज़ें ली हैं। तो बेसिकली ये आपको ध्यान रखना है कि संसदीय शासन प्रणाली, हमारी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ये बहुत कुछ तक यूके से प्रभावित है। फिर यूएसए से क्या क्या लिया है, यूएसए से भी ध्यान रखना है क्या क्या प्रभावित हुए हैं। यूएसए से लिया कहना तो ठीक नहीं है। यूएसए से मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, यूके का प्रभाव है। उपराष्ट्रपति संबंधित प्रावधान, जैसे हमारे देश में भी उपराष्ट्रपति क्या रहता है, अमेरिका की तरह उस सदन का पदेन अध्यक्ष रहता है, यानी कि वहाँ पर सीनेट का पदेन अध्यक्ष रहता है, तो भारत में राज्यसभा का उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष रहता है। पदेन का मतलब है एक पद के कारण प्राप्त दूसरा पद। तो बेसिकली उपराष्ट्रपति जो है, जो पदेन अध्यक्ष वाला प्रावधान है, इसकी जो प्रक्रिया है वो सारी अमेरिका से प्रभावित है। फिर जो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता है, ये भी अमेरिका से प्रभावित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। तो इतना सा तो पता रहना चाहिए आपको, भाई ये इसका प्रभाव है, उसके बिना तो आपका काम ही नहीं चलना। आगे भी मित्रों देखते हैं और भी अन्य देशों का प्रभाव जो है वो भी देखते हैं कि क्या आयरलैंड का क्या प्रभाव पड़ा है। आयरलैंड का भी देखते हैं।
कि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है। आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी तो हैं। डीपीएसपी क्या होते हैं? नीति निश्चक तत्व, जो हमारे कल्याणकारी राज्य का आधार हैं, सामाजिक न्याय का आधार हैं। भाग 4 में 36 से 51 तक दे रखे हैं। उन पर बेसिकली आयरलैंड के संविधान का प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा दूसरी चीज हम देखते हैं, जो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का जो है वो भी कहीं ना कहीं वो भी आयरलैंड का संविधान का प्रभाव है। तो इस प्रकार से आयरलैंड के संविधान का प्रभाव भी भारतीय संविधान पर पड़ा है। फिर आगे देखते हैं अफ्रीका से क्या लिया गया। अफ्रीका के संविधान का प्रभाव था संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये दक्षिणी अफ्रीका के संविधान का प्रभाव है, संविधान संशोधन प्रक्रिया। जर्मनी के संविधान से कहते हैं आपात संबंधी जो प्रावधान थे वो जर्मनी के संविधान से प्रभावित थे। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची प्रभावित थी। इस प्रकार विभिन्न देशों में जो जो गुण थे, हमने सब गुणों को अपने देश में संविधान में डालने का प्रयास किया। इसलिए कहते हैं हमारा जो संविधान है वो अद्भुत संविधान है। इसलिए हम कभी संविधान की दृष्टि से सफल नहीं हुए कि वास्तव में 2000 में जब बात भी चल रही थी कि बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, उसमें कहा था कि हमें संविधान को परिवर्तन करना है नवीन परिस्थितियों के अनुरूप, तो एक संविधान समीक्षा आयोग भी बनाया गया था। तो उस समय जब भाषण दे रहे थे तो तब तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति ने कहा भी था कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमने संविधान को विफल किया कि संविधान ने हमें विफल किया है, कि हमने संविधान को विफल किया है या संविधान ने हमें किया है। तो हमें संविधान को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने को परिवर्तित करने की जरूरत है। आज कोविड जैसी परिस्थितियों ने बता दिया कि वास्तव में भारतीय संविधान हमेशा सर्वगुण संपन्न है, उच्च श्रेणी का है, कि हमें उसके प्रावधानों को अपनाना चाहिए, उसी के अनुरूप कार्य करना चाहिए। हर परिस्थिति में भारतीय संविधान कहीं ना कहीं सफलता का स्रोत है। इसलिए संविधान संशोधन छोटे मोटे परिवर्तित करने के लिए ठीक है, लेकिन हम आधारभूत परिवर्तन करने की ऐसा बात ना सोचें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अफ्रीका के बाद अन्य देशों के भी छोटे मोटे प्रभाव पड़े। जैसे कनाडा से क्या लिया। कनाडा से कहते हैं अनुच्छेद 143 वाला, जो राष्ट्रपति विशेषकर जिससे परामर्श मांगता है सर्वोच्च न्यायालय से, वो कनाडा के संविधान का प्रभाव है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो भाई डेली क्लास लेंगे। कई बच्चे कह रहे हैं सर कि डेली क्लास फ्री होगी क्या। भाई मेरा तो इरादा यही है, लेकिन बेटा मेरा थोड़ा स्वास्थ्य अभी गड़बड़ है, कि मैं जैसे 3 महीने बाद आप लोगों के सामने आया हूँ, तो मेरी तो इच्छा ही है कि पूरी फ्री क्लास लेने की और आपको पूरा देखने की। लेकिन अभी मैं 4 बीमारियों से एक साथ ग्रसित हो गया था। अभी भी एक तो स्टोन वाली समस्या तो बनी हुई है, बाकी मैं जैसे तैसे हिम्मत करके आप लोगों के सामने आया हूँ। और फिर भी कोई गलती हो तो माफ़ करना, कोशिश करके मैं गलत पढ़ाऊँगा तो नहीं, लेकिन हाव भाव में थोड़ा बहुत कमी आ जाएगी, तो लेकिन धीरे धीरे वो भी ठीक कर लूँगा। तो आप टेंशन ना लें। गुड इवनिंग। तो महादेव जी के लाडले बोल रहे हैं गुड इवनिंग, तो सबको गुड इवनिंग। रामकेश गुर्जर जी बोल रहे हैं कि फ्री कराना सर, पूरा फ्री कराएंगे भाई, आप टेंशन मत लेना। तो आपको तो मैं ऑफलाइन भी फ्री पढ़ा दूंगा, लेकिन आओ तो सही पहले, ये कोचिंग तो खुले, तो मना थोड़ी करेंगे आपको। विकास जाट जी बोल रहे हैं सर डेली क्लास फ्री होगी क्या। भाई डेली ले लेंगे आप देखेंगे तो। प्रमोद जी बोल रहे हैं सर से कैसे होगी, किस डे से होगी, आज से ही हो गई है, अब रोज लेंगे। अब बस आप परेशान ना हो, बस ये भगवान से दुआ करो मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे और मैं आपकी क्लास फ्री ले सकूं। तो आप बहुत अच्छे हैं सारे, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं तो हमेशा सहयोग देने के लिए खड़ा हूं और साथ देता रहूंगा। तो बेसिकली कनाडा के संविधान का भी ध्यान रखना है कि कनाडा के संविधान से हमने अनुच्छेद 143 का जो प्रभाव है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय जो राष्ट्रपति से परामर्श मांगता है, वो कनाडा के संविधान का प्रभाव है। तो ये सारे प्रभाव भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब मित्रों हम अगली विशेषता पर भी चर्चा करते हैं। संविधान में क्या प्रकृति है, संविधान संशोधन की प्रकृति कैसी है, संविधान संशोधन कैसा है हमारा, वो भी हम ध्यान में रखते हैं। हमारा संविधान जो है लचीला है या कठोर है, कैसा है। तो लचीला कठोर में क्या है, मध्यम प्रकृति का है। हमारा संविधान ना तो लचीला है ना कठोर है, ना तो हम ब्रिटेन की तरह लचीले हैं ना कठोर हैं,
अमेरिका की तरह कठोर हैं। कहते हैं ब्रिटेन का दुनिया का सबसे लचीला संविधान है, अमेरिका का सबसे कठोर संविधान है, लेकिन भारत की जो संविधान की जो अद्भुत विशेषता है मध्यम प्रकृति। तो हमारे यहाँ कहते भी हैं, ना इतने मीठे बनो कोई निगल जाए, ना इतने कड़वे बनो कोई थूक दे, हमेशा मध्यम प्रकृति का बने रहो। तो हमारा संविधान भी हमारी प्रकृति के अनुरूप है, मध्यम प्रकृति का है। हमारे संविधान में बहुत कुछ जो प्रावधान है वो तो सामान्य बहुमत से परिवर्तन। लचीले संविधान का मतलब होता है संसद के सामान्य बहुमत से परिवर्तन। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि लचीला संविधान ही क्या होता है, कि संसद के सामान्य बहुमत से परिवर्तन, यानी कि जो उपस्थित हैं उनके 50% + 1, यानी कि उपस्थित के जो सदस्य उपस्थित हैं उनके 50% + 1 से परिवर्तन। कठोर संविधान का मतलब है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत का मतलब होता है दोहरा बहुमत, डबल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि उपस्थित का 2/3 प्लस कुल का 50% + 1, ये वाला फार्मूला, ये विशेष बहुमत है। जहां विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं कठोर संविधान, जहां सामान्य बहुमत से परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं लचीला संविधान। यूके का तो एकदम लचीला है और यूएसए का एकदम कठोर संविधान है। हमारे यहाँ दोनों लक्षण पाए जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे प्रावधान जो हमारी एकता अखंडता पर खतरा नहीं होते उन्हें हम सामान्य बहुमत से ही परिवर्तित कर देते हैं। जैसे सिंपल है, हमें भाग 1 में परिवर्तन करना है, नए राज्य का गठन करना है या बेसिकली विधान परिषद का गठन करना है, उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। हमें नागरिकता में परिवर्तन करना है तो उसके लिए भी हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। हम CAA लेके आए, NRC लेके आए तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। तो ना ही हमें 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची में परिवर्तन करने के लिए कहीं संविधान संशोधन की जरूरत पड़ती है। नए राज्य का गठन भी सामान्य प्रक्रिया से हमारे यहाँ हो जाता है। किसी राज्य के नाम सीमा में परिवर्तन करना है तो भी सामान्य बहुमत से हो जाता है, और विधान परिषद का गठन करना है तो भी हमारे यहाँ सामान्य बहुमत, 5वीं 6ठी अनुसूची में परिवर्तन करना है तो भी सामान्य बहुमत। तो ये हमारी कुछ सामान्य बहुमत से अनेक चीज़ें परिवर्तित हो जाती हैं। तो ये तो हमारा लचीले का लक्षण है। अब कठोर का क्या लक्षण है? जहाँ संघात्मक शासन है, जहाँ केंद्र राज्यों की बात है, जहाँ एकता अखंडता की बात है, वहाँ पर हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, केंद्र सरकार की शक्तियों में परिवर्तन करना है, राज्य सरकार की शक्तियों में परिवर्तन करना है, या हमें न्यायपालिका की शक्तियों में परिवर्तन करना है, केंद्र सरकार के किसी अंग की शक्तियों में परिवर्तन करना है, स्वयं संविधान संशोधन की प्रक्रिया में परिवर्तन करना है, 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना है, वहाँ हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहते हैं हमारा संविधान में लचीला और कठोर दोनों लक्षण हैं। हमारा संविधान मध्यम प्रकृति का है, और मध्यम प्रकृति का तो आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे मित्र बता रहे हैं सर रोज नाइट में पानी उबाल कर छान कर पीने से आपके स्टोन निकल जाएगी। बेटा स्टोन जो गाल ब्लेडर में है, पित्त की थैली में, पित्त की थैली बाहर जाती है। इतना आसान होता तो मैं निकाल लेता बेटा, इतने परेशान नहीं होता। आप तो बस दुआ रखो मेरे लिए, सब काम अच्छे हो जाएंगे। आप टेंशन ना लो, मैं आपके बीच में बना रहूँगा। बस तब 5-7 दिन जो गैप आएगा, वो अभी करवा भी नहीं रहा ऑपरेशन, तो मैं अक्टूबर में कराऊंगा। सितंबर का महीना तो आपके साथ बिल्कुल बना रहूँगा, और अक्टूबर में 5-7 दिन की बात होती है, फिर मैं फिर आ जाऊँगा आपके बीच में। वैसे भी दीपावली पे आप भी रेस्ट करेंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, तो मैं भी आपके घर खाने आ जाऊँगा तब। तो ये मित्रों जी, ये सारी बातें तो आपको ध्यान रखनी। अब एक बात और मैं थोड़ा लेटेस्ट बता देता हूँ कि अब बेसिकली कहते हैं हमारे यहाँ कितने संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो चलो करते हैं, तो आप इसमें टेंशन नहीं लेना कितने हुए हैं, तो उस पर भी चर्चा करते हैं। देखो मित्रों, 2 चीजें रहती हैं, एक होता है बिल, एक होता है बिल, एक होता है एक्ट। हिंदी में बिल को कहते हैं विधेयक, एक्ट को कहते हैं अधिनियम। अब सबसे पहले तो हमें बिल और एक्ट में अंतर समझ आना चाहिए, तब हम बता सकते हैं कि हमारे यहाँ कितने अधिनियम पारित हुए। जैसे कोई भी हमारा नया कानून निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव रखा जाता है तो उसको बिल बोलते हैं, विधेयक। जैसे नए कानून का निर्माण करना है, संविधान संशोधन लाने के लिए कोई प्रारूप रखा गया, अभी पारित नहीं हुआ, खाली बस संसद में रखा गया है, किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा में, तो दैट इज द बिल, जो रखा गया है। लेकिन जैसे ही उस पर दोनों सदनों में पारित हो जाता है,
प्लस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, प्रेसिडेंट महोदय ने हस्ताक्षर के बाद वो बिल किस में परिवर्तित हो जाता है, एक्ट बन जाता है। जब ये जुड़ जाएगा पारित प्लस हस्ताक्षर तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बिल और एक्ट में क्या अंतर होता है। बिल क्या है, सिंपली संसद में रखा जाता है वो बिल है। जैसे वो पारित हो जाए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, एक्ट। हमारे यहाँ बिल तो बहुत सारे रखे गए हैं, लगभग 127 बिल रखे गए हैं, लेकिन पारित 105 हुए हैं। अब तक कितने अधिनियम बने, 105, और रखे कितने गए, 127। संविधान संशोधन की बात कर रहा हूं मैं, बेसिकली सिंपल विधेयक की बात नहीं कर रहा, क्योंकि विधेयक भी बहुत प्रकार के, बिल भी बहुत प्रकार के होते हैं। सामान्य विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। जो संविधान में संशोधन करने से संबंधित हैं, इस वाले लचीले कठोर संबंधित हैं, ऐसे बिल कितने रखे गए, 127। पारित कितने हुए, 105। ये आपको ध्यान रखना है। तो 127 रखे गए, 105 पारित हुए हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब मैं 103 जो विधेयक है, अधिनियम है, वो कौन सा है, 104 कौन सा है, 105 कौन सा है, ये भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, तो आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही जाना चाहिए कि बिल और एक्ट में अंतर क्या है। बिल सिंपली रखा गया है, रखा जाता है संसद में, तो बिल कोई भी विधेयक रखा जाता है संविधान संशोधन के लिए, और जब वो पारित हो जाता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, तो क्या बन जाता है, अधिनियम। तो बिल कितने रखे गए, 127, पारित कितने हुए हैं, 105। तो ये ध्यान रखना है कि अभी तक अधिनियम तो 105 ही पारित हुए हैं, विधेयक कितने रखे गए हैं संविधान संशोधन के, 127। अब ये कौन कौन से 103, 4, 5 कौन से हैं वो भी हम आपको बता देते हैं, इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो वो भी बताते हैं थोड़ा सा, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। पहला आपको है 103 नंबर, 103 संशोधन अधिनियम। मैंने अधिनियम लिखा है, एक्ट, अधिनियम कहते हैं हिंदी में। अब ये किससे संबंधित है, ये 2019 में जनवरी में पारित किया गया था, लागू हो गया था। तो बेसिकली ये संबंधित है कि जो ईडब्ल्यूएस से, जो पिछड़े आर्थिक क्षेत्र के जो आरक्षण दिया गया था, उससे संबंधित है। इसके लिए बेसिकली इसमें 15 अनुच्छेद में 6वां उपभाग जोड़ा गया था, 16 में भी 6 भाग, सब भाग जोड़ा गया था। 15(6) में तो बेसिकली है शैक्षणिक संस्थाओं में पिछड़े आर्थिक क्षेत्र से पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, 16(6) में है नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा। तो ये बेसिकली ईडब्ल्यूएस जो अभी जनरल कैटेगरी को दिया गया है, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और नौकरियों में आरक्षण, वो वाला प्रावधान है। इसके तहत 103वीं संशोधन अधिनियम के तहत ये प्रावधान किया गया था, 103 के तहत। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 103 वाला है। अब 104 वाला क्या है, ये भी अधिनियम है, एक्ट है, अधिनियम। इसमें बेसिकली अनुच्छेद 334 में परिवर्तन किया गया था। 334 में क्या प्रावधान है कि लोकसभा व राज्य विधानसभा में जो है SC ST का आरक्षण रहेगा। तो पहले ये बेसिकली डेट थी 70 वर्ष तक, अब ये 104वें द्वारा 80 वर्ष कर दिया है, यानी कि 70 के स्थान पर हटाकर क्या कर दिया, 80 वर्ष, यानी कि 2030 तक SC ST का लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण रहेगा। ये 104वें संशोधन नियम द्वारा ये प्रावधान किया गया। तो ये कब पारित हुआ था, ये 2020 का है, जनवरी का, तो 2020 भी ध्यान में रखना है। तो इसमें भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब इसके बाद 105वां अभी जस्ट इसी महीने पारित हुआ है, तो मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ, वहां भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब 105वां, मैं अधिनियम की बात कर रहा हूँ, विधेयक की नहीं। अब आप मैगजीन में पढ़ेंगे विधेयक, तो ये विधेयक तो 127वां बैठेगा, 104 वाला जो है वो 126वां बैठेगा। अब कई बार लिखा रहेगा 127वां संशोधन विधेयक, तो इसका मतलब 105वां ये अधिनियम है, और विधेयक कौन सा है, बिल कौन सा है, 127वां है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। कई बार मैगजीन में क्या है 127वां अधिनियम लिख देते हैं, इसका मतलब मैगजीन वाला गलत लिख रहा है, तो आप इसमें टेंशन नहीं करना। तो ये बेटा ध्यान रखना है। तो 105वां ये संशोधन अधिनियम, ये किससे संबंधित है, ये अभी कहा गया है कि राज्य सरकारों को
ओबीसी घोषित करने का अधिकार होगा, यानी कि राज्य के मामले में किसी भी जाति को ओबीसी घोषित कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अधिकार इसमें दिया गया है, क्योंकि मराठा आरक्षण के मामले में जब केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो इसलिए इसको दोबारा से पारित करके ये प्रावधान किया गया कि 105वें संशोधन अधिनियम में कि राज्य सरकार ओबीसी को आरक्षण दे सकती है, उसके पास ये पावर है। तो ये 127वां, ये अभी अगस्त 2021 में, इसी महीने में इस पर सिग्नेचर किए गए हैं। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बात आपको बिल और एक्ट वाली बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा आप कि लचीला और कठोर हमारा मध्यम प्रकृति का है। कुछ प्रावधान हमारे यहाँ लचीले हैं, जैसे भाग 1, 2 में परिवर्तन होता है तो सिंपली कि सामान्य बहुमत से हो जाता है, और जो महत्वपूर्ण भाग हैं संघात्मक शासन से संबंधित हैं या बेसिकली हमारे यहाँ एकता अखंडता से संबंधित है, वहाँ हमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो वहाँ कठोरता का प्रावधान है। इसलिए कहते हैं भारतीय संविधान अद्भुत संविधान है, दुनिया के जितने भी लक्षण हैं वो भारतीय संविधान में निहित हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार, बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। अब बेटा अच्छा तो अब 3 महीने बाद पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छे का तो पता नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे कोशिश करूँगा तो क्वालिटी आ जाएगी। पहले दिन तो थोड़ा दिक्कत ही आती है कि मैंने 3 महीने बाद मार्कर उठाया है, तो अब 1-2 दिन लगेंगे तो आपको फिर क्वालिटी पूरी नज़र आएगी। तो आप इसमें तनाव ना लेना, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ देना। मैं गलत नहीं पढ़ाऊँगा, चाहे बीमार हूँ, लेकिन अब मैं ठीक ठीक स्वस्थ भी हो गया हूँ, आपके सामने आ गया हूँ, तो और अच्छा हो जाऊँगा, तो और बढ़िया से पढ़ाऊँगा। तो आप टेंशन नहीं लेना, आप तो बस लोगों को जोड़ते रहो और क्वेश्चन आंसर करते रहो। मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा आपको, तो आप बस तनाव मुक्त होकर पढ़ाई करते रहना और इसमें निरंतर जुड़ते रहना, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इसमें परेशान ना हो। तो ये जो है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद अगली विशेषताएं भी हम सारी धीरे धीरे करने की कोशिश करते हैं। अगली विशेषता है पद निरपेक्षता। एक विशेषता और मैं आपको बता देता हूं, पद निरपेक्षता। भारतीय संविधान कहते हैं पद निरपेक्ष संविधान है। अब मित्रों 3 शब्द हैं, एक है धार्मिक संविधान, एक होता है धर्मनिरपेक्ष संविधान, एक होता है पद निरपेक्ष संविधान। ये 3 शब्दावलियां हैं, मैं तीनों के बारे में बता देता हूं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं नॉन रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये 3 शब्दावलियां हैं, तीनों के बारे में मैं बताता हूं, आपको तीनों को समझने की कोशिश करनी है। और जब तक तुलनात्मक अन्य देशों के साथ हम नहीं पढ़ेंगे तो हमें समझ भी नहीं आएगा, तब तक आपको कुछ नहीं समझ आएगा, जब तक आप पूरे वर्ल्ड के बारे में क्वेश्चन नहीं होंगे। क्योंकि हम आरएएस बनना चाहते हैं, एसआई बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, अब रीट में भी इतना टिपिकल आ जाता है, तो बाकी तो क्या बचेगा। तो आप इन शब्दावलियों को पहले, सबसे पहले धार्मिक संविधान, जैसे पश्चिमी एशिया के देशों में है, आज चाहे तालिबान का अफगानिस्तान हो, चाहे सऊदी अरब हो, वहाँ धर्म पर आधारित संविधान चलता है, यानी कि इस्लाम धर्म के अनुसार कानून चलेगा, तो धार्मिक संविधान है। पश्चिमी एशिया वाले जो हैं, मुस्लिम कंट्री हैं पश्चिमी एशिया वाले जो इस्लाम पर आधारित हैं, वो इसी टाइप के हैं, ये तो यहाँ चलता है। जो धर्मनिरपेक्ष संविधान है ये अमेरिका में चलता है, यूएसए में, अमेरिका में। अब इसमें क्या विशेषता होती है धर्मनिरपेक्ष में, नॉन रिलीजियस में? इसमें राज्य का कोई धर्म नहीं होता और राज्य किसी धार्मिक गतिविधि में भाग भी नहीं लेता। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य किसी धार्मिक गतिविधि में भाग भी नहीं लेता। स्टेट हैव नो रिलीजियन, स्टेट हैव नॉट पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि राज्य को कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धार्मिक गतिविधि में भाग भी नहीं लेगा। जैसे अमेरिका में होता भी है, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य किसी धार्मिक गतिविधि में भाग भी नहीं लेगा, किसी धर्म को कोई सहायता नहीं मिलती, धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं होता और धर्म में धार्मिक गतिविधियों में वो भाग भी नहीं लेते। तो अमेरिका में यही है। हमारा संविधान दुनिया का अद्भुत संविधान है, हमारे यहाँ पद निरपेक्ष संविधान है। पद निरपेक्ष संविधान में क्या होता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन राज्य
अल्पसंख्यक धर्म को बढ़ावा देने का कार्य करता है। ये जो अद्भुत जो बातें हैं ना अल्पसंख्यक धर्म को बढ़ावा देने का, तो बस यहीं से हम अमेरिका से सर्वोच्च हो जाते हैं। तो हम अल्पसंख्यक धर्म को बढ़ावा देने का काम करते हैं। तो ये हमारे यहाँ अद्भुत बात है कि वास्तव में अमेरिका से हम अलग क्यों हैं। अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष है, वहाँ गरीब की मदद नहीं की जाती है, जो पिछड़ा समुदाय है, धार्मिक समुदाय, उसकी मदद नहीं की जाती है। लेकिन हमारा निरपेक्ष संविधान है, इसलिए हमारे यहाँ जो वास्तव में अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनको हम विशेष सहायता देते हैं। इसलिए बेसिकली हमारे 29-30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया जाता है, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है, उनकी स्पेशल शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाते हैं, चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, चूंकि वो अल्पसंख्यक है तो उनको दी जाती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक पाई फाउंडेशन में बहुत ही अच्छा निर्णय दिया था जो संविधान सम्मत है। उसमें यह भी कहा था इस निरपेक्षता के तहत किसी अल्पसंख्यक को जो आर्थिक सहायता दी जा रही है उसका आधार देश की जनसंख्या ना होकर राज्य की जनसंख्या होनी चाहिए। यानी कि जहां कश्मीर की बात आती है तो कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक हैं तो वहाँ हिंदुओं को सहायता दी जाए। पंजाब में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं, सिख ज़्यादा हैं तो वहाँ हिंदुओं को सहायता मिले। बाकी जगह अगर मुसलमान अल्पसंख्यक है तो वहाँ मुसलमानों को आर्थिक सहायता मिले। तो ये तो अद्भुत विशेषता है हमारे संविधान की। हम गरीब का साथ देते हैं, गरीब का पक्ष लेते हैं। यही तो हमारा है कि हम अमीर का साथ नहीं देते, मजबूत का साथ नहीं देते, गरीब का साथ देते। गरीब का साथ देना ही निरपेक्षता है। तो क्या हमारा संविधान गलत है? क्या हमारी संस्कृति गलत है? नहीं है। तो अगर मुसलमानों को कहीं सहायता मिलती है तो जहाँ हिंदू कम है वहाँ हिंदुओं को सहायता मिलेगी, जहाँ सिख कम है तो वहाँ सिखों को सहायता मिलेगी, कहीं ईसाई कम है तो ईसाइयों को सहायता मिलेगी। ये सामाजिक न्याय से संबंधित है। हमारे यहाँ गरीब का साथ दिया जाता है, कमजोर का साथ दिया जाता है। घर में भी देखें भाई बहन लड़ते हैं तो हमारे यहाँ पिताजी हमेशा बहन का ही साथ देते हैं। क्या वो गलत है? अब आप कहेंगे नहीं नहीं बहन का साथ नहीं देना चाहिए। महिला कोई खड़ी है बस में, अगर उसके लिए सीट छोड़ देते हैं तो क्या वो गलत है? तो उसी प्रकार से निरपेक्षता गलत नहीं है, अल्पसंख्यक धर्म को आर्थिक सहायता गलत नहीं है, ये संविधान सम्मत है। इसका जवाब आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेंगे आपको उल्टा सीधा कि ये तो धार्मिक है, ये है, हमें तो ऐसा कठोर बनना चाहिए। देखो सबको लेके चलना है। दुनिया में सफल कौन व्यक्ति है? सफल व्यक्ति है जो सबको लेके चलता है, गरीब को, अमीर को, कैसा भी है, जो सबको साथ लेके चलेगा वही आगे बढ़ेगा। तो हमें सबको साथ लेके चलना है। बाग वही अच्छा होता है जिसमें बहुत प्रकार के पुष्प हों, एक ही रंग के पुष्प हों वो बाग अच्छा नहीं होता। तो हमारे भारत में तो हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं। तो हमारा तो ऐसा बगीचा है जिसमें विविध प्रकार के फूल हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है विविधता बनी रहे, विविधता में एकता हमारी बनी रहे। उससे हमारा संविधान भी मजबूत होगा और भारतीयता भी मजबूत होगी। तो तभी तो कहते हैं ईरान मिस्र सब मिट गए जहां से। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, क्योंकि हमारे यहाँ ये निरपेक्षता है, हमें कोई नहीं मिटा सकता। हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमारे अंदर कोई झगड़ा भी नहीं करा सकता। भारतीय वो भारतीय रहेगा, लास्ट में खून उसका भारतीय ही निकलेगा। तो आप कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे पाकिस्तान कोशिश कर ले या कोई और धर्म का कोशिश कर ले, चाहे अफगानिस्तान कोशिश कर ले, भारतीयता को समाप्त नहीं कर सकता। हमारे यहाँ भारतीयता का जो लक्षण है सबको साथ लेके चलने का, ये बना रहेगा तो हम मजबूत रहेंगे। तो ये बातें सारी अद्भुत बातें हैं। तो मित्रों आज तो मैंने ये विशेषताएं बताई हैं, कल मैं आपको बाकी की विशेषताएं बताऊंगा। तो कल मैं थोड़ा सा और ढंग से आपको बताऊंगा बाकी की विशेषताएं। तो आप मेरे से कल अधिक से अधिक जुड़ें। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।